Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की वजह से हमें क्या मिलती है, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है, ठीक है। The space surrounding a material body in which a gravitational force of attraction can be experienced. जहां पर हमारा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और उस अट्रैक्शन की वजह से एक रीजन क्रिएट होगा, इनविजिबल रीजन, कि इस रीजन में वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। उस सराउंडिंग में जो हमारे को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का और वो दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अर्थ पे, लेकिन मैं अर्थ से थोड़ा दूर चला जाऊँ तो ग्रेविटेशनल फील्ड कम हो जाएगा, थोड़ा और दूर चला जाऊँ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो वो जो रीजन है जहाँ पे फील्ड है उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक टर्म है हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का फील्ड कितना स्ट्रांग होगा, किसी ऑब्जेक्ट की फील्ड के पास कितनी पावर होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। चलो, the intensity of the gravitational field of material of body at any point in its field, किसी इंटेंसिटी को किसी फील्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, is defined as the force experienced by the unit test mass placed at the point। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल है, यूनिट टेस्ट मास है, उसको हमने किसी फील्ड में रख दिया। ऐसा इमेजिन करो अर्थ एक अपने क्या है, अर्थ की ग्रेविटी और अर्थ के फील्ड में अपन सब है, तो अपन उसके सामने एक टेस्ट मास है, ठीक है। अब जो मास है ना, वो पर यूनिट फोर्स कितना लग रहा है उस मास पे, उसे हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका I इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, फोर्स पर यूनिट मास। एक ऑब्जेक्ट पे कितना मास लग रहा है, जो ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट उस पे मास, उस पे हमारा जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। जो थोड़ा क्या कह सकते हो, जो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, जैसे कि अभी अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ हम पे बहुत ज्यादा ग्रेविटी लगा रही है, लेकिन अगर मून की बात करें तो छोटा होने की वजह से उसकी ग्रेविटी कम है, और छोटा ऑब्जेक्ट हो गया एस्ट्रॉइड तो वो हम पे लगा ही नहीं पाएगा, और छोटा हो जाए तो कोई फोर्स ही नहीं है। तो I इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है फोर्स पर यूनिट मास। यहाँ पे फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, ध्यान रखना। ये डायग्राम में दिख रहा है, एम ऑब्जेक्ट का मास है, आर डिस्टेंस पे स्मॉल एम है, जो है ना इसकी वजह से क्या फील कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल क्या कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है। डन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी ऑफ बॉडी हुज ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंसीडर। इसका डायरेक्शन हमेशा उधर होगा जिस तरफ से हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट हो रहा है। अगर हम एग्जांपल के लिए अर्थ लेते हैं और अर्थ हम पे ना ग्रेविटेशनल फील्ड लगा रही है, ठीक है, तो अब अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फील्ड जब लगाएगी तो सीधी सी बात है, इस इंटेंसिटी का डायरेक्शन अर्थ की कोर की तरफ होगा। जिस तरफ से ग्रेविटेशनल फील्ड का हमारे पास में वैल्यू मिलती है, इसका डायरेक्शन हमेशा उसके कोर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ होगा, राइट। इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी। कहां से आई, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और अपन मास आ रहा है तो केजी, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर केजी, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। कैसे, देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, और नीचे क्या होता है, मास, m से m कट गया तो एक्सेलरेशन आ गया, तो एक्सेलरेशन की यूनिट और इसकी यूनिट भी सेम होती है, ध्यान रखना। इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होता है, तो m0 l1 t-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक एक्सप्रेशन तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, I इज इक्वल टू एफ बाय एम। एक और निकाल देते हैं। वी नो दैट कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला हो जाएगा Gmm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला एफ अपॉन एम है। क्या मैं इस एफ को है ना यहाँ पे पुट कर दूं, हाँ कर सकते हैं सर। तो Gmm अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कट जाएगा। जब ये एम से एम यहाँ पे कैंसल आउट हो गया है तो I इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Gm अपॉन आर स्क्वायर। यू कैन क्लियरली सी दैट कि I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रैपिडली गिरती है, I की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। और I की वैल्यू इतनी गिर जाएगी जहां पे R की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो बहुत कम हो जाएगी तो जीरो ही होगी वो पूरी, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है।
अब क्वेश्चन रेज होता है सर, अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हो, एक ऑब्जेक्ट जैसे कि मून है और एक ऑब्जेक्ट जैसे कि अर्थ है, तो सर हम अगर इसके बीच में सैटेलाइट ले आए, इसके बीच में हम कुछ ऐसा रॉकेट वगैरह ले आए, तो उस पर कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा लगेगी, या फिर कौन सी इंटेंसिटी दोनों पे, मतलब ऐसा कोई सा पॉइंट होगा जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट मून है, उसके बीच में कहीं रॉकेट फंसा हुआ है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और मून की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलग तो है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट तो होगा ना जहां पे दोनों का इंटेंसिटी इक्वल आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, जहां पर दोनों तरफ से कोई इंटेंसिटी लगी नहीं रही है। चलो उस पॉइंट को ढूंढते हैं अब। If the two bodies A and B of different masses m1 and m2 are d distance apart, डायग्राम में क्लियरली विजिबल है, m1 मास दे रखा है, m2 मास दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, d दे रखी है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, जीरो इंटेंसिटी, जहां पे इसके ऊपर कुछ फील नहीं होने वाला। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि पॉइंट P की है ना m1 से डिस्टेंस x है, और पॉइंट P की जो m2 से डिस्टेंस है वो d माइनस x है। डन। जो m1 मास है उसकी वजह से इंटेंसिटी जो लग रही है वो I1 है, और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी लग रही है वो I2 है। अब इंटेंसिटी तो है ना डायरेक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, और I1 का डायरेक्शन है ना उसके सेंटर की तरफ हो जाएगा जिधर m1 रखा हुआ है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस जगह पे इंटेंसिटी मतलब कि दोनों इंटेंसिटी का सम किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहां से I1 प्लस I2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, यहां से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, बहुत इजीली इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। रुको मेरे को एक पेज ऐड करना दो ताकि इसको मैं आपको अलग से करके बताऊं। ऐड अ पेज, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारे पास में क्या आ रहा है, जी m1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जी m2 अपॉन दूसरे की डिस्टेंस d माइनस एक्स का स्क्वायर है जो जीरो के बराबर है। बट दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारा I1 को हम क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, दिखा देंगे कि हाँ एक दूसरे के अपोजिट है। तो चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा जी m1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का ही इधर ही रहेगा, और हम इस टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं, जी m2 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाय द वे ये टर्म इधर आई थी तो माइनस भी लगाता, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। तो m1 सॉरी स्मॉल m लेना था हमें, स्मॉल m, यहाँ पे भी हम स्मॉल m लेंगे, यहाँ पे भी हम स्मॉल m ही लेंगे। डन। तो ये आ गया m1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू m2 अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे ताकि स्क्वायर हट जाए, तो वी गॉट अंडर रूट m1 अपॉन एक्स अंडर रूट m2 अपॉन क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स। ठीक है, ये वैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है पूरा कंप्लीटली d माइनस एक्स एंड एक्स ये सब सॉल्व करके। ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, ये तो तुम्हें भी पता है x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है हमारा, वो पॉइंट है ना, x क्या है, अगर मुझे x मिल जाएगा तो मैं d माइनस एक्स भी निकाल लूंगा, डिस्टेंसेस पता पड़ जाएगी, वो पॉइंट है। अगर x पता पड़ गया तो ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा d माइनस एक्स क्या है, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स ऊपर भेज देते हैं, अपॉन x को वैसे ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 अंडर रूट में, राइट, दोनों के डिनोमिनेटर में x चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट m2 और m1। डन है यहाँ तक क्लियरली? ठीक है, ये हो जाएगा d अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा m2 m1 प्लस का 1, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, x निकालना, ये पूरी की पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में भेज देते तो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू d अपॉन अंडर रूट m2 अपॉन m1 प्लस 1। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी, अगर तुम्हारे पास दोनों मास पता है, तुम्हें डिस्टेंस पता है उन दोनों के बीच की, तो तुम आराम से निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, देखो x d इनका एलसीएम लोगे तुम तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, m2 अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1। जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, d अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन
m1 प्लस m2 अंडर रूट में, ठीक है। ये कुछ मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। जब तुम्हें मासेस पता हो, m1 m2 पता हो, और जब तुम्हें डिस्टेंस पता हो d, तो ऑटोमेटिकली तुम इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी निकाल सकते हो। नीट और जेई के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। d माइनस एक्स के लिए वही हो जाएगा, बस m2 की और m1 की जगह बदल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें इंटेंसिटी निकालनी है सॉलिड स्फीयर के लिए और हमें इंटेंसिटी निकालनी है एक होलो स्फीयर के लिए। तो हमें थोड़े कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो वैसे भी निकाल दिया हमने, gm/r², और एक हमारे पास में इंटेंसिटी का फॉर्मूला था F/m। इन दो फॉर्मूले का दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमारे पास में है, ये हमारे पास में एक होलो स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है। नाउ r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। r सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है हमारी, ठीक है। आउटसाइड द सरफेस हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो i इज इक्वल टू gm/r² ही रहेगी, क्योंकि आउटसाइड के लिए हम क्या कर रहे हैं, r डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं। क्या डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, r डिस्टेंस। तो जब इंटेंसिटी का फॉर्मूला gm/r² आ सकता है तो हम इसे ही यूज करके यहाँ पे सीधा रख सकते हैं। r हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, मास में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि मास तो वही है m, ठीक है। चलो यहां तक की वो बात होगी। सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी, सेंटर पे बता दो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी 0 होती है। क्यों, I इज इक्वल टू gm/r² है, तो m/r² है, तो सीधी सी बात है ना, मास ही नहीं है सेंटर पे, तो वहां पे मास नहीं है। और अगर मास हो भी गया तो वो नेग्लिजिबल मास है, और नेग्लिजिबल मास होने की वजह से इंटेंसिटी भी नेग्लिजिबल, विच इज 0, उसे हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो तो ये हमारे पास में जो इंटेंसिटी आई है ये r² है। सरफेस पे अगर तुम r को r के बराबर रख दो तो r की जगह पे क्या रख सकते हो, r, डन। अब इंटेंसिटी को हम सरफेस के अंदर की तरफ कहाँ पे मेजर करेंगे, अंदर की तरफ ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां मास तो होगा, वहां पे हम थोड़ी डेप्थ की बात करते हैं, वहां पे इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। चलो कैसे निकलेगी, inside the surface the gravitational influence at the point P situated inside the uniform solid sphere at radius r from the center of the sphere। जहां पे एक मैं समझाता हूं कैसे। हमारे पास में एक स्फेयर है जिसका मास m दे रखा है, हमारे पास में एक दूसरा स्फेयर हमने एक सेंटर में कंसीडर किया है जिसका मास स्मॉल m दे रखा है। बड़े स्फेयर का रेडियस कैपिटल R, स्मॉल स्फेयर का रेडियस स्मॉल r, और यहाँ पे हमारे पास में डॉट हो गया वो, डन जी। इफ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी स्फेयर अबाउट दिस पॉइंट, अगर अपन यहाँ पे इमेजिनरी स्फेयर को मानते हैं, द मास प्रेजेंट विद इन द इमेजिनरी स्फेयर इज स्मॉल m, जो ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन्ड है, ठीक है। तो मास ऑफ द वॉल्यूम बड़े वाले के लिए क्या होगा, कैपिटल M का वॉल्यूम क्या होगा, m वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मास 4/3 पाई r क्यूब के लिए मास हो गया m, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास बड़े स्फीयर का कैपिटल M है, वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ये 4/3 पाई r क्यूब, डन, क्लियर। और स्मॉल m के लिए क्या हो जाएगा, m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। ये हमने यहां से एक तो ये निकाल दिया है, एक की डेंसिटी ये निकल गई, और एक छोटा कंसीडर करा है उसकी डेंसिटी क्या हो गई, ये आ गई, डन। डेंसिटी सॉलिड की हर जगह पे सेम रहती है, तो जब डेंसिटी सेम रहेगी तो क्या मैं दोनों जगह पे वैल्यूज को बराबर पुट कर सकता हूं, तो ये दोनों डेंसिटीज को हम बराबर पुट कर लेते हैं। तो वी गॉट दिस फॉर्मूला, यहाँ पे क्या कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई, यहाँ पे आ गया m अपॉन r क्यूब और m अपॉन r क्यूब। देखो r अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी m इंटू स्मॉल m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल टू कैपिटल M इंटू ये स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R का क्यूब। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पुट करा है यहाँ पे, I इज इक्वल टू जी m अपॉन r², तो m की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे इन्होंने, यहाँ से m की वैल्यू को उठा दिया है और m की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है। तो जब सॉल्व किया है तो ये हमारी इंटेंसिटी आ गई, जी कैपिटल M r अपॉन r क्यूब। ये जो इंटेंसिटी आएगी ध्यान रखना,
दिस इंटेंसिटी इज यूज्ड फॉर द इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर के लिए ये इंटेंसिटी आएगी। क्लियर? बस, तो ये सॉलिड स्फीयर का तो बस इतना ही था। बट अगर होलोस्फीयर की बात करें तो होलोस्फीयर में ध्यान रखना, फॉर्मूले तो वो के वही रहेंगे, आई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो आर डिस्टेंस पे है, सरफेस पे वही रहेगा। बस यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इनसाइड जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, बिकॉज एम क्या है अपना, जीरो। जब एम ही जीरो है तो सीधी सी बात है इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। इसका ग्राफ देखना, इसके अंदर कोई इंटेंसिटी नहीं आती है, तो इसके पास में सिर्फ इंटेंसिटी सरफेस से होती है। होलोस्फीयर की इंटेंसिटी सरफेस से होगी, तो हमारा जो सॉलिड स्फीयर है उसकी इंटेंसिटी सेंटर से होगी, जो डिपेंड करती है उसकी वैल्यूज पे, कैसे वैल्यूज आएगी और कैसे वैल्यूज जाएगी। डन? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और डाउट आया है तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से ये प्यारे कलरफुल नोट्स डाउनलोड कीजिए, ऑल दिस फ्री ऑफ कॉस्ट। और थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहे तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।